हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा था और हमारे जो अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। जैसे कि उसमें सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था और एसआई सिस्टम था। लास्ट दिन मैंने बताया था, इनकी सारी इंपॉर्टेंस बताई थी। और जो मोस्टली अडॉप्टेड यूनिट है, यानी कि जो सब लोग जिसको एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं, वो होती है एसआई यूनिट। अब ये एसआई यूनिट जैसे कि हमको पता है कि 7 ही हमारी फंडामेंटल एसआई यूनिट होती हैं, यानी कि 7 क्वांटिटी होती हैं और 7 यूनिट्स होती हैं। इनके अलावा फिजिक्स में हमारी 2 एडिशनल यूनिट होती हैं जो आपकी मैथ्स में भी काम आएंगी, फिजिक्स में भी काम आएंगी और कई बार केमिस्ट्री में भी काम आएंगी। उन 2 एडिशनल यूनिट को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे 2 टाइप की होती हैं। एक होता है तुम्हारा सॉलिड प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो 2 टाइप के हमारे पास क्वांटिटी, पहले तो हम कहेंगे कि 2 टाइप की क्वांटिटी होती हैं। एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। और उन दोनों की जो यूनिट होती हैं उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो यानी कि पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्लेन एंगल के बारे में, ओके, फिर इसकी यूनिट देखेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक है फर्स्ट, प्लेन एंगल। अब देखिए प्लेन एंगल होता क्या चीज़ है। देखिए फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इस तरह से एक सर्कल पर रोटेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो पार्टिकल यहाँ पर है पी पॉइंट पर, और ये इसका जो सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का जिसमें वो रोटेट कर रहा है वो ये है ओ मान लेते हैं, और इसकी जो रेडियस है इसको आर मान लेते हैं। ओके। तो अब जो ये पार्टिकल यहाँ से पी पार्टिकल जो रोटेट करते हुए चल रहा है, और मान लो वो इस पॉइंट पर पहुंचा क्यू पॉइंट पर, वो इस पॉइंट पर क्यू पॉइंट पर पहुंचा। तो अब यहाँ से जो इसकी रेडियस है अगेन हम देखेंगे आर ही है ना, आर ही इसकी रेडियस है। और इसने बीच में एक एंगल बनाया जिसको हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा। उस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। तो इस पॉइंट ने जो इस सर्कल पर इतनी डिस्टेंस चलते हुए पी से लेकर क्यू तक की जो डिस्टेंस चल रहा, इतनी डिस्टेंस चलने पर जितने का एंगल बनाया है, जितने का ये एंगल बनाया है, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। फिर से सुनिए एक बार। अगर किसी सर्कल पर एक पी पॉइंट पी से लेकर क्यू तक चलता है, और वो ये डिस्टेंस चलते हुए मान लो एल डिस्टेंस चला उसने, तो ये जो डिस्टेंस चलते हुए जितने का बीच में एंगल बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो ये सर्कल जो है ये एक प्लेन पर बन रहा है, इसीलिए इसका नाम प्लेन एंगल होता है। ओके। तो अब यहाँ पर जो ये थीटा एल और आर होता है, इनके बीच में एक स्पेशल रिलेशन होता है। इनके बीच में जो स्पेशल रिलेशन होता है वो क्या चीज होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जहां पर आर्क आप लोग जानते हो, आर्क क्या होता है, एक सर्कल का एक पार्ट, सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक पार्ट। तो यहाँ पर आर्क हमने आर्क की लेंथ को लिया है एल, और रेडियस यहाँ पर लिया है आर, और ये आ गया आपका थीटा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया प्लेन एंगल का। देखिए ये तो अभी खाली एक प्लेन एंगल का रिलेशन आया, प्लेन एंगल क्या होता है उसके बारे में हमने बात की है, अभी हमने यूनिट की बात नहीं की है। देखिए ये जो यहाँ पर ये एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल को जनरली हमने क्लास 10 तक डिग्री पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक नया एंगल, यानी कि एंगल को मेजर करने का एक नया तरीका आएगा, यानी कि एक नई यूनिट यूज होगी जिसको बोलते हैं रेडियन। जिसको बोलते हैं रेडियन। यानी कि जो ये थीटा यहाँ पर मेजर किया जाएगा इसको बोलते हैं रेडियन, और इसी रेडियन को यहाँ पर बोलते हैं प्लेन एंगल की यूनिट। यानी कि अगर मैं कहूँगा प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, तो हमारे पास होती है रेडियन। मीन्स जो हम सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेडियन और एक पढ़ेंगे स्टेरेडियन। तो 2 टाइप की हमारी यूनिट्स आएंगी जिनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, जो स्पेशली एंगल के लिए यूज होती हैं। सो स्टूडेंट, ये आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैथ्स में भी यूज़ होता है, 11th की मैथ्स में भी यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। तो अब चलो हम इसका अगर प्लेन एंगल की यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी। देखो देखो जो एंगल बना है ये 2 रेडियस के बीच में बना है, एक सर्कल के 2 रेडियस के बीच में बना है, एक रेडियस ये है एक रेडियस है। तो 2 रेडियस के बीच में बना है, तो इसी से ही हम इसकी रेडियस डेफिनेशन निकालते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द एंगल, इट इज द प्लेन एंगल, इट इज द प्लेन एंगल बिटवीन बिटवीन टू रेडियस, जिसको हम रेडियस को रेडियाई बोल देते हैं क्योंकि रेडियाई प्लूरल होता है। ठीक है। रेडियाई ऑफ अ सर्कल बिटवीन द 2 रेडियाई, एक रेडियस है एक रेडियस है, इन दोनों के बीच में बन रहा जो एंगल उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। इट इज द प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच विच कट ऑफ विच कट ऑफ फ्रॉम द circumference, from the circumference, an arc
इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। अब ये शायद ये इसके बाद की आपको समझ में ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी विच कट वाले में से, है ना। तो कुल मिला के इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में कहता हूँ, प्लेन एंगल कुल मिला के एक सर्कल में जो दो रेडियस होती हैं उनके बीच में जो एंगल बना होता है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। अब उसके बाद की जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, देखो जरा सा। अगर मान लो जो हमारे पास फॉर्मूला आया था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है और इसने एक लेंथ यहाँ पर कट की हुई, यानी कि इतनी लेंथ इसने ट्रेवल कर ली है। मान लो ये लेंथ होता है हमारे पास 1 यूनिट मान लेते हैं, कुछ भी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर कुछ भी मान रहा हूँ, मैं 1 मान रहा हूँ इसको फिलहाल, थोड़ी देर के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, 1 सेंटीमीटर। और जो रेडियस है इसको भी मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो 1 सेंटीमीटर 1 से 1 यानी कि 1 हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, थीटा की वैल्यू है ये 1। और ये जो 1 है इसको बोलेंगे 1 रेडियन। कुल मिला के हमारे पास क्या चीज़ें हो रही जरा समझो। अगर मान लो इस लेंथ को मैंने 1 ले लिया और इस रेडियस को भी मैंने 1 ले लिया, तो दोनों को 1 1 लिया, हमने फॉर्मूले में पुट किया, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। यानी कि हमारे पास जो थीटा निकल के आएगा, थीटा यानी कि जो एंगल निकल के आएगा वो आएगा 1। और यहाँ पर 1 डिग्री नहीं होगा, वो होगा 1 रेडियन। उसको हम हमेशा रेडियन में ही कैलकुलेट करेंगे। तो कुल मिला के क्या होता है, फिर से सुनिए, प्लेन एंगल क्या होता है, अगर एक पार्टिकल पी से क्यू तक जा रहा है, उसने एल लेंथ ट्रेवल की है और उसकी रेडियस है आर, तो थीटा एल और आर के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको बोलता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर यानी कि आर का अपॉन रेडियस। बस आपने ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे से याद रखना है। और जहाँ पर थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर, और थीटा जो इसकी यूनिट होती है, यानी कि इसको जो हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं रेडियन में। और ये उसकी आपकी क्या होगी, डेफिनेशन। तो ये मैंने खाली एक एग्जांपल टाइप का लिया था कि अगर मैं एल को 1 लेता हूँ, आर को भी 1 लेता हूँ, तो हमारे पास ये कट कुट के 1 आ जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 रेडियन कितना होता है, तो आप कहोगे अगर 1 यूनिट की आपने आर्क ली है और 1 यूनिट की ही आपने रेडियस ली है, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो 1 रेडियन का आएगा। सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल अगेन एक क्वांटिटी होगी और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी स्टेरेडियन। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी स्टेरेडियन। तो देखिए, अब देखिए हम पहले देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या चीज़ होता है। जैसे कि हमने प्लेन एंगल पढ़ा था, प्लेन एंगल एक प्लेन पर जब कोई पार्टिकल पी से क्यू जाता है तो हम ये जो एंगल बनता है इसके बीच में, दो रेडियस के बीच में, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक 3D चीज़ है। 3D चीज़ कहने का मतलब है कि आपके पास एक फुटबॉल है, मान लेते हैं एक फुटबॉल है ना। थोड़ा इमेजिन करना। अब उस फुटबॉल के ऊपर से मान लो बहुत सारे स्क्वायर बने होते हैं, जैसे कि हमने देखा है हमारे पास जो फुटबॉल होते हैं उनके ऊपर से अलग अलग डिजाइन बने रहते हैं। तो अब जो उसके ऊपर स्क्वायर बने हैं, उस स्क्वायर के जो 4 कॉर्नर हैं, मान लो ये देखिए आपके पास इसके ऊपर स्क्वायर बना है, तो इस स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर ये है 4 कॉर्नर। तो इन 4 कॉर्नरों से हमने क्या करना है, उसका जो सेंटर होता है वहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। जो उसके स्क्वायर है उनसे जो उस फुटबॉल का ठीक बीच में एक सेंटर होगा जो उसके अंदर होगा, वहाँ पर हमने क्या ड्रॉ करनी है, 4 लाइन ड्रॉ करनी है कॉर्नर से। ठीक, तो जो 4 लाइन आप ड्रॉ करोगे कॉर्नर से उसके सेंटर पे, तो उनके बीच में ना एक एरिया बनेगा, मतलब एक एंगल बनेगा, उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको फिर देखिए, आप फिर से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो कॉपी आपकी 2D होती है और जो फुटबॉल होता है वो 3D होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से क्या लिया, एक यहाँ पर एक 3D वाली चीज़ ली, यानी कि जैसे फुटबॉल ले लिया, इसका ये फुटबॉल का ये सेंटर है कहीं पर बीच में। तो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, और एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की। अब देखो मैंने किस तरह से बना रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया। मैंने क्या किया, देखो इस फुटबॉल पे एक एरिया लिया, देखो ये चीज़, ये यहाँ पर एरिया लिया हुआ है। तो ये एरिया जो है ये उसका एक स्क्वायर टाइप का एक शेप है, स्क्वायर टाइप का शेप है। मैंने उस स्क्वायर के 4 जो कॉर्नर होते हैं उन कॉर्नर से उसके सेंटर पर लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इसके बीच में एक एरिया हमारे पास यहाँ पर आएगा, एक एंगल बनेगा इन चारों लाइन से यहाँ पर बीच में। तो जो ये एंगल होता है, इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। और जो यहाँ पर ये एरिया है, ये चीज़ है, ये एरिया ये है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। शायद आप लोग थोड़ा इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, है ना। सो स्टूडेंट, इन्हीं स्क्वायर की वजह से जो सेंटर पे एक एंगल बना है, यानी कि इस एरिया की वजह से देखो, इस एरिया की वजह से जो सेंटर पे यहाँ पर एंगल बना है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो अब देखिए सॉलिड एंगल का आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया कट आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्फेयर, या हम कह सकते हैं कि एरिया, हम स्मॉल एरिया कह सकते हैं, या फिर एरिया डिवाइडेड बाय
रेडियस, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। एरिया कट आउट लिख देता हूँ फिर शॉर्टकट में, क्योंकि एरिया हम कितना ले रहे हैं पता है ना, जितना हमने उसका एरिया काटा है, यानी कि बाहर हमने इसके एरिया को सिलेक्ट किया है, उसको बोलेंगे एरिया कट आउट डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब मान लो ये जो पूरा फुटबॉल का जो एरिया था वो था पूरा ए, पूरा फुटबॉल का एरिया था ए, बाहर का जो सरफेस एरिया था। अब मैं छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, तो फिजिक्स को मैं जो छोटे से एरिया होता है उसको बोलते हैं डी ए, उसको बोलते हैं डी ए, है ना। छोटे से एरिया को बोलेंगे डी ए। डी का मतलब होता है स्मॉल सा, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने एक छोटा सा, डिफरेंशिएशन में हम टुकड़े करते थे ना किसी भी चीज़ को, तो डी का मतलब डिफरेंशिएशन या स्मॉल सा कहेंगे, डेल्टा ए भी बोलते हैं बहुत बार। तो स्मॉल एरिया जो मैंने कट किया है, पूरा एरिया था ए, तो छोटा सा एरिया उसके ऊपर का हो गया डी ए, डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस भी मैंने आर मानी है, तो देखो इसका पूरा रेडियस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि सॉलिड एंगल, इस सॉलिड एंगल को यहाँ पर फिजिक्स में बोलते हैं ओमेगा। अब पूरा एंगल होता है तो उसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा मतलब डब्ल्यू ही होता है, स्मॉल डब्ल्यू, है ना। अब छोटा सा इस एरिया के लिए छोटे सा अगर एंगल आ रहा है तो उसको डी ओमेगा बोल देते हैं, डी ओमेगा, है ना। यानी कि अगर मैं एरिया को छोटा सा ले रहा हूँ तो एंगल भी छोटा सा मिलेगा। तो फिर से देखिए एक बार, सॉलिड एंगल क्या होता है यहाँ पर, सॉलिड एंगल किसी भी 3D सरफेस की वजह से उसके सेंटर पे बनने वाला एंगल, किसी भी 3D सरफेस के एक छोटे से एरिया से उसके सेंटर पे बनने वाला एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है जितना हम एरिया ले रहे हैं ऊपर का ये वाला एरिया, डिवाइडेड बाई जो उसका रेडियस है उसका स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए क्या है, स्मॉल सा एरिया जो मैंने लिया है जिससे मैं सेंटर पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और आर क्या है, इस स्फीयर की रेडियस। और ये क्या चीज़ है, ओमेगा, ओमेगा को यहाँ पर जो डब्ल्यू होता है उसको ओमेगा भी बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, मतलब स्मॉल डब्ल्यू होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है, जैसे डब्ल्यू ऐसा बना दिया स्मॉल, लेकिन ओमेगा थोड़ा सा इस तरह का बना देते हैं। तो ओमेगा, अब छोटा सा ओमेगा के आगे भी डी इसलिए लगाया क्योंकि मैंने एरिया छोटा सा लिया है, तो एंगल भी छोटा सा लेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। देखिए ये हमारे पास एक क्वांटिटी है सॉलिड एंगल की। अब जैसे वहाँ पर हमारे पास पुराने वाले डेरिवेशन में थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर था, और जो यहाँ पर ये जो थीटा होता था इसको मेजर किया जाता था रेडियन में, तो वैसे ही जो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल में जो इसको मेजर किया जाएगा एंगल को, उसको मेजर किया जाएगा स्टेरेडियन में, उसको मेजर किया जाएगा स्टेरेडियन में। ओके, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ओके, तो अभी तक हमारे पास यहाँ पर 7 ऐसा यूनिट थी, उन 7 ऐसा यूनिट के अलावा हमारे पास 2 यहाँ पर सप्लीमेंट्री यूनिट आई। उन सप्लीमेंट्री यूनिट्स में पहला जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है स्टेरेडियन। रेडियन कब बनती है, किसी प्लेन सरफेस पर जब कोई पार्टिकल चलता है और उसने एल लेंथ ट्रेवल करने पर जो थीटा एंगल बनाया, तो थीटा इक्वल होता है आर का अपॉन रेडियस। इन दोनों को डिवाइड करके जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी एक एंगल में, और उस एंगल को मेजर किया जाता है यहाँ पर रेडियन में। और अगर मान लो हमारे पास कोई सॉलिड सरफेस है जैसे फुटबॉल जैसा है, उस फुटबॉल के ऊपर हमने एक एरिया लिया, उससे हमने उस एरिया से हमने उसके सेंटर पे कुछ लाइन ड्रॉ कर दी, तो जो वो लाइन आपस में एंगल बनाएंगी एक 3D टाइप का एंगल बनेगा, तो उस एंगल को यहाँ पर बोलेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया कट आउट, यानी कि जितना हमने एरिया यहाँ पर से लिया है डिवाइडेड बाई उसकी उसी स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर। और फॉर्मूला हमारे पास आ गया डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो ओमेगा होता है इसको मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में, यानी कि सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में। तो कुल मिला के प्लेन एंगल होता है एक 2D, हम 2D प्लेन एंगल जो होता है हमारे पास एक 2D चीज़ होती है, और सॉलिड एंगल हमारे पास एक 3D चीज़ होती है। यानी कि कुल मिला के रेडियन हमारे पास एक 2D वाले शेप की यूनिट होती है, और स्टेरेडियन हमारे पास 3D शेप की यूनिट होती है। सो स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10। इसका मतलब है कि जो 10 की पावर्स होती हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की जो स्मॉलेस्ट पावर होती है या जो बड़ी पावर होती है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, फिजिक्स में उनको क्या कहा जाता है उसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10 की पावर मतलब कि आप जैसे देखो, जैसे मैंने कहा 10 की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है, एक के पीछे 3 जीरो। जनरली हम फिजिक्स के सारी चीज़ों को हम 10 की पावर या इस चीज़ों से इस तरह की चीज़ों से मतलब लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाए, या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें लिखने के बजाय कम चीज़ें लिख के हमारा काम चल जाए। जैसे 10 की पावर 4 है, इसका मतलब होता है कि एक के पीछे 4 जीरो, 1 के पीछे 4 जीरो लगा दो, इसको बोलते हैं, मतलब ये इस तरह से इसको लिखने का तरीका होता है, एक के पीछे यहाँ पर 4 जीरो लगा दिया हमने, है ना। तो एब्रीवेशन का मतलब होता है कि हम इन चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं। जैसे अगर 10 की पावर -6 है तो उसको शॉर्टकट पढ़ने का कुछ तो तरीका होगा जिससे कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है, लिखने का तरीका थोड़ा शॉर्ट हो जाए। मैं बार बार 10 की पावर -6 ना कह के एक नाम कह दूं उसके लिए जो कॉमनली यूज़ हो रहा है, जो ज़्यादा बार यूज़ हो रहा है जो चीज़, तो उसको ही बोलते हैं एब्रीवेशन। एब्रीवेशन होता है कि कैसे हम
जो बड़ी बड़ी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख के उनका कुछ नाम रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्रीवेशन। एब्रीवेशन है ना। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एब्रीवेशन में जैसे कुछ कॉमन से एब्रीवेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 10⁻, पहले नेगेटिव वाले को देखता हूँ, ठीक है। नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, नेगेटिव अगर 10 की पावर है तो उनको कैसे लिखते हैं वो देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास है 10 की पावर -3, आपके पास है 10 की पावर -3। तो जब भी 10 की पावर -3 वाली चीज़ आती है तो उसको लिखते हैं यहाँ पर, उसको लिखते हैं मीली। 10 की पावर -3 को लिखते हैं मीली। ओके, जो कॉमनली यूज होते हैं उनके बारे में लिख रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ। अगर 10 की पावर -6 है तो उसको बोलते हैं माइक्रो, उसको बोलते हैं माइक्रो। जो इसका सिंबल होता है, सिंबल भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पर सिंबल लिख देता हूँ। ओके, सिंबल्स, इसको बोलते हैं मीली, एम से डिनोट करते हैं सिंपली। 10 की पावर 6 अगर कहीं पर आ रहा है तो इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फिजिक्स में माइक्रो, बहुत बार यूज़ होता है जनरली, ठीक है। और माइक्रो को जो लिखते हैं उसको लिखते हैं म्यू, यानी कि यू बना दो, यू के आगे से जो थोड़ा सा जो ये यू बना रहे हो तो उसको आगे से थोड़ा सा इसे खींच दो, तो उसको बोलते हैं म्यू। ओके, म्यू। अगर आपको ऐसे म्यू आधा मो यू, ठीक है, म्यू करके इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद जो कॉमनली यूज होता है वो होता है 10⁻⁹, 10⁻⁹, इसको बोलते हैं नैनो, इसको बोलते हैं नैनो। और इसको जो डिनोट किया जाता है सिंपली एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर हिंदी में इसको पढ़ूँ बोलो तो नैनो, एक मिनट, नैनो, इस तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक है, नैनो। तो 10⁻³ को मिली, 10⁻6 को माइक्रो, 10⁻9 को नैनो, इस तरह से यहाँ पर पढ़े जाते हैं और ये उसके सिंबल्स होते हैं। ओके, उसके बाद एक दो और कॉमन हमारे पास है, जैसे 10⁻12, ये भी जरा एक कॉमन टाइप की एक जो 10 की पावर वाला कॉमन जो ज़्यादातर यूज़ होता है उसको पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं पीको, इसको बोलते हैं पीको। और पीको को यहाँ पर सिंपली पी से नोट किया जाता है, स्मॉल पी से, ठीक है, पीको। ओके, उसके बाद आपका अगला आ जाता है यहाँ पर 10⁻15, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बट आप पढ़ लीजिए। 10⁻15, इसको बोलते हैं यहाँ पर फेम्टो, फेम्टो, इसको बोलते हैं फेम्टो। और इसको जनरली एफ से नोट किया जाता है। देखिए मैं आपको फिर से बताऊंगा, 10⁻9 - 6 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 10⁻9 फिर उसके बाद यूज़ होता है, और कभी कभी 10⁻3 भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तीन के तीन जो स्टार्टिंग के हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। 10⁻15 बहुत ही रेयर चांस में यूज़ होता है। वैसे 10⁻18 वाले को एट्टो बोल देते हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं है, जो अब यूज़ का नहीं है तो उसको रहने दो, ठीक है। तो फिलहाल ये थे आपके 10⁻³ वाले को किस तरह से पढ़ा जाता है उसके बारे में सारी जानकारी थी, जिसको बोलते हैं एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10। अब जैसे 10⁻6 है, इसका मतलब क्या होता है जरा सा पहले इतना देख लीजिए। 10⁻6 का मतलब होता है कि पहले तो देखो जो 10⁻6 है इसको अगर मैं नीचे लाता हूँ, 1 नीचे लाता हूँ, तो जो माइनस वाली चीज़ होती है वो प्लस में आ जाती है, अगर और प्लस वाली चीज़ माइनस में चली जाती है, उल्टा होता है। अब इसका मतलब क्या है कि 1 के पीछे कितने जीरो लगा दो, 6 जीरो, ये इसका मतलब होता है 10⁻6 का। ओके, नाउ अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ 10 की वो पावर जो प्लस में होती हैं उनको क्या क्या पढ़ा जाता है। सो नाउ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो 10 की पॉजिटिव पावर हैं उनको कैसे कैसे लिखा जाता है। ओके, तो फिर से 10⁻+3 से ही स्टार्ट करते हैं। 10⁻+3, प्लस को सिंपली लिखा नहीं जाता है, सिंपल 10⁻3 कह देते हैं हम। ओके, तो 10⁻3 को यहाँ पर कहते हैं किलो, 10⁻3 को यहाँ पर कहते हैं किलो। ओके, और किलो को जो यहाँ पर सिंबलाइज किया जाता है, यानी कि जो लिखा जाता है उसका सिंबल वो होता है के, वो होता है के, स्मॉल के ही बना देते हैं यहाँ पर, कैपिटल के स्मॉल के उससे कोई मतलब नहीं है, बस 10⁻3 को यहाँ पर किलो से नोट किया जाता है और उसको लिखते हैं के। नाउ उसके बाद आ जाते हैं हम अगली चीज़ जो है आपका 10⁻6, 10⁻6 ये होता है तुम्हारा मेगा, इसको लिखते हैं मेगा, मेगा। और मेगा को जो आपका यहाँ पर डिनोट किया जाता है वो एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम। ओके, नाउ उसके बाद आता है अगला 10⁻9, 10⁻9 इसको बोलते हैं गीगा, इसको बोलते हैं गीगा, और इसको सिंपली कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, ठीक। उसके बाद आता है टेरा, पेटा, एक्सा, कंप्यूटर में भी आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो प्लस वाले हैं ये प्लस वालों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे माइनस वाले हैं। चलो अब हमने इतना पढ़ लिया तो चलो आगे भी पढ़ ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं। उसके बाद 10⁻12 वाला जो आपका होता है उसको बोलते हैं टेरा, TERA, टेरा, इसको टी से नोट किया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ। 10⁻15 उसको बोला जाता है यहाँ पर पेटा, और पेटा को यहाँ पर डिनोट किया जाता है पी से। उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पर एक्सा, एक्सा आता है यहाँ पर, एक्सा होता है, सॉरी 10⁻18 जिसको शो किया लिखा जाता है एक्सा,
और एक्सा को सिंपली लिखते हैं ई। ये आपके 10 की कुछ पॉजिटिव पावर्स हैं, जिनमें से किलो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो नेगेटिव वाले हैं इसमें तो आपका मैंने जैसे कि बताया आपको मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पी को कभी यूज़ नहीं होता ज़्यादातर, और फेमटो आपका बहुत रेयर चांस में यूज़ होता है। देखिए स्टूडेंट, आपके यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी यूनिट यहाँ पर मतलब इंपॉर्टेंट सी 10 की पावर वाले एब्रीविएशन छूट गई है, जिसको हम देखते हैं 10 की पावर -10, जो बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, 10 की पावर -10। और इसको बोला जाता है एंग्स्ट्रॉम, इसको बोला जाता है एंग्स्ट्रॉम, ANGSTROM, एंग्स्ट्रॉम। और इसको जो सिम्बलाइज किया जाता है, यानी कि इसको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए, और ए के ऊपर से एक छोटा सा इस तरह से डिग्री वाला जैसा एक साइन बना देना, ए से चिपका के, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एंग्स्ट्रॉम। तो एंग्स्ट्रॉम जो होता है आपका 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक एंग्स्ट्रॉम अगर कहा जाए तो 10 की पावर -10 के बराबर लिया जाता है। नाउ स्टूडेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिनको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे उनका एक पहला क्वेश्चन है लाइट ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लाइट ईयर क्या चीज़ होती है? तो लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर सबसे पहले डिस्टेंस की यूनिट होती है। लाइट ईयर कोई टाइम की यूनिट नहीं होती है, इसको टाइम की यूनिट मत समझना। लाइट ईयर होती है हमेशा डिस्टेंस की यूनिट। तो डिस्टेंस की यूनिट मीन्स लाइट को, यानी कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट को एक साल में, सनलाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, सनलाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाई लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं, 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर किसको कहेंगे? 1 लाइट ईयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। और वो अगर उसकी वैल्यू अगर पूछा जाए तो वो होती है आपकी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। अब यहाँ पर देखो, ये डिस्टेंस को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो आपको मैं उसका तरीका बता देता हूँ और आप लोग इसको घर पे कीजिए कि ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इतनी आती है या नहीं आती है, नियर अबाउट इतनी ही आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार आपको जो है लाइट के थ्रू, मतलब लाइट ने जो एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल की है वो निकालना है। कुल मिला के आपको चाहिए डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस को यहीं पर रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। नाउ जो सनलाइट की स्पीड होती है वो हम लोगों को पता होती है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यूनिट थोड़ी देर के लिए उसकी मत रखो। तो स्पीड होती है उसकी 3 × 10⁸। अब जो टाइम है, टाइम कितना आएगा? देखो हमारे पास एक साल की बात हो रही है, एक साल में उसको जितना टाइम लग रहा है, एक साल में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि अब हम देखेंगे एक साल में कितने सेकंड होते हैं, यानी कि टाइम तो रखेंगे हम एक साल का, लेकिन उसको रखेंगे सेकंड में। तो एक साल में हमारे पास होते हैं 365 दिन, ठीक है। और हर दिन में होते हैं 24 घंटे, हर घंटे में होते हैं 60 मिनट, और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इस तरह से पूरे साल को सेकंड में हम निकाल सकते हैं। फिर से देखिए, हमको एक साल के लिए पूछा जा रहा है कि एक साल में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। स्पीड हमको ऑलरेडी पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फिर से देखिए टाइम कितना लगेगा उसको। एक साल में होते हैं 365 दिन, और एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। इतने सेकंड लगेंगे उसको, एक साल में इतने सेकंड होते हैं कुल मिला के। तो टाइम की जगह पर हम ये रख देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब हम हमेशा एसआई यूनिट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो टाइम को यहाँ पर ईयर में नहीं रख देंगे, हम 365 दिन नहीं रखेंगे, सारी चीज़ों को सेकंड में कन्वर्ट करके रखेंगे। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली 9.46 × 10⁻15 आना चाहिए, इतनी डिस्टेंस आनी चाहिए मीटर में, ओके। सो स्टूडेंट, नाउ अगला जो इसका एक अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक डिस्टेंस की ही यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको हम देखते हैं अब क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर जो लाइट ईयर था, लाइट ईयर एक डिस्टेंस की यूनिट थी, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इसको ए यू भी बोला जाता है, ए से एस्ट्रोनॉमिकल, यू से यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये हमारी एक डिस्टेंस होती है सन से लेकर अर्थ तक के बीच की। जो सन से अर्थ तक के बीच की डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब सन से लेकर अर्थ तक की डिस्टेंस देखो आप किस तरह से होगी। इसकी जो डेफिनेशन आएगी ये आएगा, इट इज द मीन, इट इज द मीन डिस्टेंस, इट इज द मीन डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी, इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि मीन का मतलब क्या है। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज डिस्टेंस क्यों ली जा रही है, देखो जैसे कहने का मतलब है जो सन अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, जैसे सॉरी जो अर्थ चारों तरफ रोटेट करती है सन की, सन ठीक बीच में नहीं होता है, इस पाथ के ठीक बीच में नहीं होता है। जैसे कि आपने क्लास 9 में केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े होंगे, या यहाँ की 8th वाले चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, 7th चैप्टर जो हो चुका है अब आपका, वहाँ पर पढ़ोगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो उसमें हम देखते हैं कि जब अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है तो सन ठीक बीच में नहीं होता, या तो यहाँ पर होता है या तो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर मान लेते हैं उसको। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है और जब अर्थ यहाँ पर आएगी तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो हम इसलिए एवरेज डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, ना तो बहुत ही ज़्यादा ना बहुत ही कम, उसका जो एवरेज डिस्टेंस ले रहे उसको बोलते हैं मीन। मीन का मतलब ही होता है एवरेज। तो क्या होती है देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज़ द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सन से लेकर अर्थ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मीन डिस्टेंस। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है अर्थ और सन के बीच की कुल दूरी, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। और ये आपकी निकल के आती है 1.46, यानी कि 1 AU आता है आपके पास 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इतना होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आपको याद करने हैं, ठीक है, ये आपको याद करके रखने हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हाँ, तुम कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि लाइट ईयर कितना होता है उसको डिराइव करके दिखाओ, तब तो वो पॉसिबल भी है क्योंकि हमको स्पीड का फॉर्मूला पता होता है, टाइम हम निकाल सकते हैं सेकंड में और उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जनरली जो है इसकी वैल्यू पूछी जाती है डायरेक्टली। ओके, सो स्टूडेंट अभी तक हमने 2 यूनिट पढ़ी हैं डिस्टेंस की, एक होती है लाइट ईयर और एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एक और यूनिट इसी तरह से होती है जिसको बोलते हैं पार्सेक, ठीक है। एक यूनिट और होती है पार्सेक, उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना आता है कि पार्सेक क्या चीज़ है, किस चीज़ की यूनिट होती है, तो हमेशा याद रखना वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। सो स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक मैंने डिस्टेंस की 3 कॉमन जो बड़ी लेंथ की यूनिट होती हैं, ये जनरली बहुत बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए होती है, जैसे सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस या फिर प्लैनेट टू प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए इन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक कॉमन बहुत फेमस है लाइट ईयर, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और तीसरा होता है पार्सेक। ओके, तो ये जनरली आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको मेजर करने के लिए होता है, वेट, डिस्टेंस या लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस तरह से। तो आपके ये जनरली एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए लाइट ईयर कितनी होती है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है वो भी लिख दिया, और पार्सेक कितनी होती है वो भी लिख दिया। जैसे कि मीटर मीटर मीटर, यानी कि कुल मिला के ये आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती हैं जो कि बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अब देखिए अगर मैं इन तीनों में से कहता हूँ कि सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन सी, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है डिस्टेंस को मेजर करने की, तो हमारे पास आंसर आता है पार्सेक, क्योंकि पार्सेक यहाँ पर 10⁻16 में है। उसके बाद लाइट ईयर, उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।